आज के हमारे टॉपिक का नाम है टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स। यानी लास्ट टाइम हम लोगों ने जो ब्लड वेसल का स्ट्रक्चर देखा था, उस स्ट्रक्चर पर बेस करती हुई ब्लड की जो 3 टाइप होती है ब्लड वेसल्स की, आज हम उनकी बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो आज मैं आपसे बात करूंगा ना, सबसे पहले मैं आज आपसे बात करूंगा किसकी? हम लोग पहले बात करेंगे आर्टरी की, और आर्टरी के साथ हम लोग बात करेंगे वेन की। और आर्टरी को और वेन को याद करने का जो एक बहुत आसान तरीका होता है वो ये होता है कि इनको कंपैरिजन के अंदर याद कर लिया जाए। अब कुछ चीज़ें किताब में, आपकी जो नई किताब है उसमें लिखी हुई हैं, कुछ चीज़ें जो आपकी नई किताब है उसमें नहीं लिखी हुई हैं। तो कुछ चीज़ें हम लोग किताब वाली बात करेंगे, कुछ चीज़ें जो किताब में नहीं है उनकी बात करेंगे, तो ताकि हमें एक ओवरऑल एक कॉन्सेप्ट हमारा डेवलप हो जाए। देखो, आर्टरी की डेफिनेशन आपकी किताब में नहीं लिखी हुई है। जो नई वाली किताब है ये आर्टरी को डिफाइन नहीं कर रही है कि आर्टरी क्या है। आप लोग याद कर लो हमेशा के लिए, आर्टरी एक ऐसी ब्लड वेसल होती है जो ब्लड को हार्ट से दूर लेकर जाती है। तो इट्स ए टाइप ऑफ ब्लड वेसल, इज ए टाइप ऑफ ब्लड वेसल विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। तो ये बात आप लोग याद कर लो, एक ऐसी ब्लड वेसल जो ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाए, है ना। जैसे हमने देखा एओर्टा, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को बॉडी में लेके जा रहा था। हमने बात की थी पल्मोनरी आर्टरी, राइट वेंट्रिकल से ब्लड को लंग्स की तरफ लेके जा रही थी, है ना। तो ऐसी ब्लड वेसल जो ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाए उसको हम आर्टरी बोलते हैं ना। और वेन इसके उलट होगी, तो अ टाइप ऑफ ब्लड वेसल which carry blood towards heart। तो वो वेसल जो ब्लड को हार्ट की तरफ लेकर जाएगी उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम वेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? उसको हम वेन बोलेंगे। ठीक है, अच्छा। अब होता क्या है, आपने देखा था, हमने जो डायग्राम बनाई थी, वो डायग्राम में यहाँ वापस बना लूँ तो आपको याद है। जैसे अगर मैं एक ही यहाँ पे आर्टरी बना लूँ, तो हमने देखा था कि ये हमारा हार्ट था। इस हमारे हार्ट से एक बहुत बड़ी वेसल जो है इस तरीके से ओरिजिनेट कर रही थी, और इस वेसल को हमने एओर्टा का नाम दिया था। किसके नाम दिया था बेटा? एओर्टा का। और आपको याद है ये एओर्टा कहाँ जा रहा था? ये एओर्टा जा रहा था ब्लड को लेके पूरी बॉडी के पास। ये एओर्टा ब्लड को कहाँ लेके जा रहा था? पूरी बॉडी के पास। पूरी बॉडी इसको इस्तेमाल कर रही थी, और इस्तेमाल करके इसको वेन्स को दे रही थी, और वो वेन्स इस ब्लड को वापस कहाँ लेके आ रही थी? वो वेन्स इस ब्लड को वापस हार्ट के पास लेके आ रही थी, इस तरीके से। तो अगर मैं फ्लो बनाऊंगा हार्ट का, तो जो फ्लो बनेगा देखो वैसे बनेगा कि आर्टरी इस ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाएगी। ये आपका हार्ट है और ये आपकी बॉडी है, और जो वेन है ये आपके ब्लड को बॉडी जब इस्तेमाल कर लेगी तो उसके बाद वापस हार्ट की तरफ लेके आएगी। इस तरीके से काम चलेगा ना। ओके, अभी मैं यहाँ पे डबल सर्किट नहीं बना रहा हूँ। आपको पता है कि पल्मोनरी आर्टरी की तो पहले लंग्स से बाहर लेके जाएगी, फिर वापस आएगी, वो बाद में मालूम। अच्छा, अब आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि ये जो आर्टरीज होती है ना, ये आर्टरीज, इनमें जो एओर्टा होता है, एओर्टा इज द लार्जेस्ट आर्टरी। अब जो सबसे बड़ी आर्टरी होती है वो क्या होती है बेटा? वो एओर्टा होता है। तो एओर्टा हमारी बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी है, और आप देख रहे हो डायरेक्ट हार्ट से राइज हो रही है। इसी तरीके से हमारी बॉडी के जो सबसे बड़े वेन हैं वो क्या होते हैं बेटा? शाबाश, वेना केवा। तो वेना केवा आर लार्जेस्ट वेन्स। तो वेना केवा जो होती है बेटा वो हमारी सबसे बड़ी वेन्स होती हैं। ये हमें पता लग गया बात। ठीक है, इसी तरीके से आपने याद रखना है कि आर्टरीज जब आगे चलती हैं तो आर्टरीज डिवाइड होती जाती हैं और छोटी होती जाती हैं। क्या मतलब? वो मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पर एक आर्टरी आपके सामने बनाने की कोशिश करूँ, फर्ज करो मैंने एक आर्टरी बनाई, ये आर्टरी आगे जाएगी, आगे जाके ये डिवाइड करेगी, डिवाइड करके ब्रांचेस देगी, और ब्रांचेस देके छोटी हो जाएगी। फिर ये जो ब्रांचेस हैं ये ब्रांचेस फर्दर डिवाइड होंगी। जब फर्दर डिवाइड होगी तो फर्दर ब्रांचेस देंगी और छोटी हो जाएंगी। इसी तरीके से ये जो आर्टरी है ये भी क्या करेगी? ये भी ब्रांचें देगी और छोटी होती जाएगी। फिर इसी तरीके से ये आर्टरी और ब्रांचें देगी और छोटी हो जाएगी। इस तरीके से आर्टरीज
ब्रांचेस देती जाती हैं और छोटी होती जाती हैं ना। तो आर्टरीज जैसे ही आगे चलती हैं तो व्हेन मूव फॉरवर्ड आर्टरीज गिव ब्रांचेस which are स्मॉलर इन साइज, और ब्रांचेज हमेशा साइज में छोटी होंगी, और छोटी होते होते एक टाइम ऐसा आएगा कि ये सबसे छोटी आर्टरीज बन जाएंगी और वो इतनी छोटी होंगी कि विदाउट माइक्रोस्कोप के वो हमें नजर ही नहीं आएंगी। उनको हम बोलते हैं आर्टीरियोल्स। क्या कहते हैं? आर्टीरियोल्स। तो आर्टीरियोल्स आर स्मॉलेस्ट आर्टरीज। तो आर्टीरियोल जो होती हैं वो सबसे छोटी आर्टरीज होती हैं, ध्यान में रखना है। और आर्टीरियोल जो होती हैं दे आर माइक्रोस्कोपिक इन नेचर। ये माइक्रोस्कोपिक है, अपन इनको देख भी नहीं सकते, ठीक है। अच्छा, वेन में पता है, वेन में हिसाब उल्टा है। वेन में हिसाब उल्टा है। वेन में क्या होगा? छोटी छोटी वेन होंगी और ये छोटी छोटी वेन आपस में कंबाइन होती जाएंगी। छोटी छोटी वेन आपस में कंबाइन होती जाएंगी, और जब ये छोटी छोटी वेन आपस में कंबाइन होती जाएंगी तो इनके कंबाइन होने से बड़ी वेन बनती जाएगी इस तरीके से। तो आर्टरी डिवाइड होती है, यानी आर्टरीज का जो डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन ऐसे होगा। आर्टरीज की डायरेक्शन इस तरह से होगी, और जो वेन होंगी वेन की डायरेक्शन इस तरह से होगी। यानी आर्टरीज आगे बढ़ती जा रही है, ब्रांचों में डिवाइड होती जा रही है, वेन आगे बढ़ती जा रही है, और ये वेन्स की ये चीज़ जिसको हम ब्रांच नहीं बोलते, इसको हम कुछ और बोलते हैं, तो ये आपस में मिलती जाएंगी और बड़ी वेन बनाती जाएंगी। तो ये छोटी वेन जो आपस में मिलकर बड़ी वेन बनाती है ना, इनको ब्रांचेज नहीं कहते, याद रख लो, इनको ट्राइब्यूटरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो हम यहाँ लिखते हैं कि वीनस ट्राइब्यूटरीज। क्या नाम लिखा है मैंने? ट्राइब्यूटरीज। जैसे आर्टरी ब्रांचें दे रही है ना, इस तरह वेन की जो छोटी छोटी वेसल्स होती हैं उनको ट्राइब्यूटरीज बोलते हैं। तो वीनस ट्राइब्यूटरीज कंबाइन टू फॉर्म लार्ज वेन्स। तो वो बड़ी वेन बना लेती हैं। अब चूंकि ये लेवल छोटे से शुरू हो रहा है, तो जो सबसे छोटी वेन होगी, सबसे छोटी वेन, वो होगी विन्यूल। वो क्या होगी बेटा? विन्यूल। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि विन्यूल इज स्मॉलेस्ट वेन। विन्यूल इज, जिस तरह आर्टीरियोल सबसे छोटी आर्टरी है, इस तरह जो विन्यूल होती है वो सबसे छोटी वेन होती है, ठीक है। तो सबसे बड़ी वेन कौन सी होगी फिर याद करो? वेना केवा। तो वेना केवा जो होंगी वो लार्जेस्ट वेन होगी, ठीक है। तो वेना केवा आर, अच्छा मैंने ऊपर ऑलरेडी लिख लिया, ठीक है, ऊपर ऑलरेडी हमने लिख लिया है। तो विन्यूल्स आर स्मॉलेस्ट वेन्स। ये असल में मैं आपको इस तरीके से लिखवाना चाह रहा हूँ कि अगर आप पास एग्जाम में इसका डिस्टिंग्विश आ जाए तो आप डिस्टिंग्विश भी इसका लिख लो आराम से, ठीक है। अच्छा, अब जब हम आर्टरी को देखते हैं ना, कल आपको याद है हमने पढ़ा था कि 3 वॉल होती हैं वेसल की, है ना। लास्ट में हमने क्या पढ़ा था? वेसल में 3 वॉल होती हैं, बाहर वाली ट्यूनिका एडवेंटिशिया या एक्सटर्ना, अंदर वाली ट्यूनिका इंटिमा या इंटरना, और दरमियान वाली ट्यूनिका मीडिया। याद कर लो, वो तीनों लेयर्स आपको आर्टरी में ही मिलेंगी, वेन में ही मिलेंगी। फ़र्क क्या होगा? फ़र्क सिर्फ ये होगा कि जब मैं आर्टरी को देखूंगा तो आर्टरी की जो वेसल वॉल है, आर्टरी की वेसल वॉल मुझे बहुत थिक नज़र आएगी, यानी इसकी वॉल इतनी थिक होगी, और इसका ल्यूमिन बहुत छोटा होगा। मतलब ये पूरी इसकी वॉल है, मतलब ये पूरी इसकी वॉल है, और ये बीच वाली खाली जगह इसकी ल्यूमिन है। तो इसके वो जो तीनों लेयर्स हैं वो वेल डेवलप्ड लेयर्स हैं ना। जबकि वेन को मैं देखूंगा तो वेन में मुझे क्या नज़र आएगा? वेन में मुझे नज़र आएगा कि वेन की जो वॉल है, वेन की वॉल बहुत पतली है, ये वेन की वॉल है इतनी सी, ये वेन की वॉल है, और इसका ल्यूमेन बहुत बड़ा है, इसका ल्यूमेन बहुत बड़ा है। तो हम यहाँ लिखते हैं, अब यहाँ मैं लिखता हूँ कि आर्टीरियल वॉल इज वेरी वेल डेवलप्ड
एंड थिक। तो आर्टरी की जो वॉल है वो बहुत वेल डेवलप्ड है और थिक है, मोटी है। जबकि जो वेन है, वेन्स हैव लेस डेवलप्ड वॉल्स विच आर थिन इन नेचर, और ये बिल्कुल पतली होती हैं, बिल्कुल थिन होती हैं। ठीक है, अब तुम इन दोनों डायग्राम को देख के मुझे खुद बताओ, इस डायग्राम को देखो, इस डायग्राम को देखो, और मुझे बताओ ल्यूमिन किसका बड़ा है? किसका ल्यूमिन बड़ा है? वेन का। तो आर्टरी का ल्यूमिन नैरो ल्यूमिन होता है ना, तो इसका जो ल्यूमिन होता है वो नैरो होता है, नैरोअर ल्यूमिन। इसका ल्यूमिन नैरो होगा, पतला होगा, छोटा होगा, और वेन का ल्यूमिन बड़ा होगा। तो इसका जो ल्यूमिन होता है वो वाइडर ल्यूमिन होता है। वो क्या होता है? वाइडर ल्यूमिन। तो इसका जो ल्यूमिन होता है वो बड़ा होता है। अब तुम मुझे खुद बताओ, तुम केमिस्ट्री के चैंपियन हो, प्रेशर ब्लड का कहाँ ज़्यादा होना चाहिए, आर्टरी में या वेन में? तो आर्टरी में प्रेशर क्यों ज़्यादा होना चाहिए? क्योंकि ल्यूमिन छोटा है, और जी ल्यूमिन छोटा मतलब वॉल्यूम कम है, और जब वॉल्यूम कम होता है तो प्रेशर ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पर हाई ब्लड प्रेशर होगा, यहाँ पे ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा। ठीक है, और यहाँ ब्लड प्रेशर कम होगा, लो ब्लड प्रेशर। तो यहाँ पे ब्लड प्रेशर कम होगा। ठीक है, अच्छा। अब तुम लोगों ने एक बात ध्यान में रखनी है कि आर्टरीज की वॉल चूँकि थिक है तो ऑब्वियस है इनमें मसल ज़्यादा होंगे, इनमें इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी, और वेन का चूँकि वॉल थिन है तो इसकी इलास्टिसिटी कम होगी, ऑब्वियस है। तो पता है होता क्या है? होता ये है कि हार्ट डायरेक्ट ब्लड किसके अंदर फेंक रहा है? हार्ट डायरेक्ट ब्लड फेंक रहा है आर्टरी के अंदर। कहाँ ब्लड फेंक रहा है? आर्टरी के अंदर। और वेन ब्लड किसको दे रही है? हार्ट को दे रही है। तो अब यहाँ पर एक चीज़, एक पॉइंट हमें समझना है, वो ये है कि जब हार्ट ब्लड पंप करता है आर्टरी के अंदर, तो ये जो आर्टरी होती है ना, इसके ऊपर एकदम बहुत सारा प्रेशर आ जाता है, और ये प्रेशर इतना ज़्यादा है कि ये प्रेशर आर्टरी को फाड़ भी सकता है। भाई गुब्बारा है, गुब्बारे में अगर एक साथ बहुत सारा पानी भर दूंगा तो क्या होगा? गुब्बारा फट जाएगा ना। तो होता पता है क्या है? अल्लाह ताला ने जो आर्टरीज है ना उनको इलास्टिक बनाया है। क्या बनाया है? तो आर्टरीज कैसी होती हैं? आर्टरीज आर हाईली इलास्टिक। आर्टरीज कैसी होती हैं? हाईली इलास्टिक होती हैं, बहुत इलास्टिक होती हैं। नतीजा क्या होता है? अब लेट सपोज कि ये तुम्हारी आर्टरी का जो है वो ल्यूमिन ऐसे है, तो जैसे ही पीछे से ब्लड आएगा ना, ये ब्लड को एडजस्ट करने के लिए थोड़ा सा ऐसे एक्सपेंड हो जाएंगी, और जब ब्लड चला जाएगा तो वापस रिलैक्स हो जाएगी। फिर पीछे से ब्लड आएगा, क्योंकि हार्ट तो मुस्तकिल बीट कर रहा है ना, फिर पीछे से ब्लड आएगा, ये थोड़ा सा एक्सपेंड होंगी, फिर रिलैक्स हो जाएंगी, फिर एक्सपेंड होंगी, फिर रिलैक्स हो जाएंगी, फिर एक्सपेंड हो जाएंगी, फिर रिलैक्स हो जाएंगी। तो ये एक्सपेंड होती रहती हैं, रिलैक्स होती रहती हैं, एक्सपेंड होती रहती हैं और रिलैक्स होती रहती हैं। और यही जो फिनोमिना है, यही फिनोमिना तुम्हें पल्स की सूरत में महसूस होता है। किस सूरत में महसूस होता है? पल्स। वो तुम्हें धड़कन महसूस होती है ना, हम यहाँ हाथ रखते हैं तो हमें ये वेसल ऐसे ऐसे करती हुई महसूस होती है। तो ये वेसल ऐसे ऐसे क्यों कर रही है? पल्स क्यों कर रही है? क्योंकि जैसे उसके अंदर ब्लड आता है, ये ब्लड को एडजस्ट करने के लिए थोड़ा सा अपना डायमीटर बढ़ाती है। तो जैसे वो डायमीटर बढ़ता है, वो आपकी उंगली पे आपको फील होता है कि डायमीटर इसका बढ़ा है, और जब वो ब्लड चला जाता है तो रिलैक्स हो जाती है, और वो भी आपको फील होता है कि यार वो जो पल्स आई थी वो पल्स चली गई है। फिर ब्लड आता है, फिर पल्स आती है, ब्लड चला जाता है, पल्स रुक जाती है, फिर पल्स आती है, फिर रुकती है, फिर आती है, फिर रुकती है, फिर आती है, फिर रुकती है। तो इस तरीके से ये जो आपको वेसल्स धड़कती हुई महसूस होती हैं, ये हमेशा क्या होती हैं? आर्टरी होती हैं हमेशा। अब ऐसा निकलेगा, रोकना मुसीबत हो जाएगा। तो दे आर पल्सेटाइल इन नेचर। ये कैसी होती हैं? दे आर पल्सेटाइल इन नेचर। ये पल्सेटाइल है। पल्सेटाइल मतलब धड़कती हुई महसूस होती हैं। पल्सेटाइल मतलब धड़कती हुई महसूस होती हैं। अब वेन का ब्लड प्रेशर कम है, और वेन्स जो होती हैं दे आर पुअरली इलास्टिक। वेन्स क्या होती हैं? पुअरली इलास्टिक। उनमें इलास्टिसिटी कम होती है। क्यों कम? क्यों इलास्टिसिटी? क्योंकि उनकी जो वॉल है वो लेस डेवलप्ड है, बहुत डेवलप नहीं है, इसलिए इनमें चूंकि ब्लड प्रेशर भी कम है तो ये नॉन पल्सेटाइल होती हैं। कैसी होती हैं? ये नॉन पल्सेटाइल होती हैं, नॉन पल्सेटाइल। ठीक हो गया?
तो ये नॉन पल्सेटाइल होंगी, धड़कती हुई हमें महसूस नहीं होंगी, ये धड़कती हुई हमें महसूस नहीं होंगी। ठीक है बेटा। एक बात जो हम कर लें वो ये कि अब चूंकि हमें वेन के अंदर ब्लड का प्रेशर हमारा कम हो गया, तो अब तुम सोचो कि जैसे मैं भी खड़ा हूं तो मेरे पैरों के अंदर वेन होंगी या नहीं होंगी? बताओ। मेरे पैरों के अंदर, भाई मैं खड़ा हुआ हूं ना, आप लोग तो बैठे हो, मैं खड़ा हूं, तो मैं जब खड़ा हुआ हूं तो मेरे पैरों के अंदर वेन होंगी या नहीं होंगी? मेरे पैरों के अंदर वेन होंगी, और उन वेन से ब्लड कहाँ लेके आना है? हार्ट के पास। अब पाँव कहाँ है? नीचे। हार्ट कहाँ है? ऊपर। तो ब्लड को नीचे तो ऊपर आना है ना, तो ब्लड नीचे तो ऊपर कैसे आएगा? वेन के अंदर तो प्रेशर बहुत कम है, वेन के अंदर तो प्रेशर बहुत कम है, तो जब वेन के अंदर प्रेशर बहुत कम है तो ब्लड तो नीचे तो ऊपर आएगा ही नहीं, तो फिर अब ब्लड को नीचे तो ऊपर कैसे लेके आए? हाँ भी क्या करें, कैसे लेके आए ब्लड को ऊपर? सोचने वाली बात है ना भाई। मैं मार्कर को अपने हाथ पे ऐसे रख के खड़ा रहूं, कयामत तक खड़ा रहूं, क्या मार्कर जाएगा ऊपर? क्या मार्कर ऊपर जाएगा? क्योंकि मैं इसको ऊपर भेजना चाह रहा हूं, तो मैं इसको अगेंस्ट से ग्रेविटी भेजना चाह रहा हूं, है ना। तो जब मैं इसको अगेंस्ट से ग्रेविटी भेजना चाह रहा हूं तो मुझे उसको ताकत लगानी पड़ेगी ना। मैं अपने हाथ से ताकत लगाऊंगा तो ऊपर जाएगा, वरना थोड़ी जाएगा। तो वो जो ब्लड नीचे मेरे पैरों में मौजूद है, आपके पैरों में मौजूद है, अगर हमें उसको ऊपर लेके आना है तो कोई ताकत लगानी पड़ेगी ना उसको। कैसे आएगा ऊपर? वो कैसे लेके आएंगे? जैसे हमने पढ़ा था असेंट ऑफ सैप, कि प्लांट ने अगर पानी को ऊपर भेजना होता है तो उनको ट्रांसपिरेशन की मदद लेनी पड़ती है ना। तो कैसे लेके जाएंगे ऊपर? तो ऐसा तो नहीं ना अपन रोज रात को जाके घर पे उल्टे खड़े हो जाते हो कि टांगे अपने ऊपर हो, सर अपना नीचे हो, ताकि टांगों का सारा ब्लड ग्रेविटी के साथ साथ नीचे आ जाए। ऐसा तो नहीं होता ना। ये ऐसा होता है? ये ऐसा होता है? ऐसा तो नहीं होता ना। तो जब ऐसा नहीं होता तो फिर ब्लड नीचे तो ऊपर कैसे जाएगा? नहीं, हार्ट क्या करेगा? हार्ट तो प्रेशर सारा, हार्ट का प्रेशर खत्म हो गया। वेसल की तो, वेन की तो वॉल इतनी बड़ी, उनमें प्रेशर होता ही नहीं। क्या करें क्या करें, जल्दी बताओ, मसला हल करो मेरा यार। कितनी जगह मोटर लगाओ, बात सही कर रहा है, क्योंकि मोटर ही लेके जाएगी ना ऊपर। मगर मोटर कौन सी है, कहाँ लगी हुई है? हाँ भाई, भाई ये तो तय है ना कि तुम रोजाना घर में जाके उल्टे खड़े नहीं होते हो। ये तो तय है ना। अगर ऐसा होता सोचो कितना ऑड लगता। घर में एक कमरा होता, उस पर लिखा होता उल्टा खड़ा होने का कमरा है भाई। पहले अम्मी वहाँ जाती, फिर बाबा वहाँ जाते, फिर भाई वहाँ जाते, फिर हम वहाँ जाते, फिर छोटी बहन वहाँ जाती, फिर छोटा भाई वहाँ जाता, और सारे 10-10 मिनट के लिए उल्टे खड़े हो जाते ताकि पैरों का सारा ब्लड उनके हार्ट तक पहुँच जाए। ऐसा तो नहीं होता ना, ऑब्वियसली ऐसा नहीं होता। तो कुछ तो होता होगा। क्या होता है? अल्लाह ताला ने आपकी जो वेन्स हैं, अल्लाह ताला ने आपकी वेन्स को, बताओ सोचो, कॉमन सेंस चलाओ। अल्लाह ताला ने आपकी वेन्स को आपके मसल्स में बंद किया हुआ है। अल्लाह ताला ने क्या किया है? आपकी वेन्स को आपके मसल्स के बीच में दबाया हुआ है। तो जैसे आप अपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे मैं चल रहा हूँ, अगर मैं चलूँगा तो मेरी टांगों के मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और रिलैक्स करेंगे ना। या आप अगले साल पढ़ोगे मसल कैसे कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं। तो जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो सिकुड़ते हैं, और जब भी वो सिकुड़ेंगे तो उनके अंदर क्या है? वेन्स। वो वेन्स को दबाएंगे, और जैसे ही वेन दबेंगी तो क्या होगा? ब्लड ऊपर की तरफ पुश हो जाएगा। मगर यहाँ पे मसला और है, जब तक मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वो वेसल को दबा रहा है, ब्लड ऊपर जा रहा है। जैसे ही मसल रिलैक्स होगा प्रेशर कम हो जाएगा, और जब प्रेशर कम हो जाएगा तो उसको वापस आना चाहिए। क्या वो वापस आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? वेल्व लगे होंगे वेन के अंदर। तो वेन्स के पास क्या होते हैं? वेन्स आर प्लेस्ड इन मसल्स, veins are placed in muscles which push blood forward, then valve prevent
बैक फ्लो। तो वेन्स कहाँ प्लेस किया अल्लाह ताला ने? अल्लाह ताला ने वेन्स को मसल्स के अंदर रख दिया है। तो जैसे मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो वेन को दबाते हैं, जैसे वेन को दबाते हैं ब्लड कहाँ चला जाता है? ऊपर। और जब वो एकदम ऊपर चला गया तो वो वापस नीचे नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि वेल्व उसको वापस आने से रोकेंगे। आर्टरीज में ऐसा कोई सीन नहीं है। आर्टरीज में देयर आर नो वेल्व्स इन आर्टरी। आर्टरीज के अंदर वेल्व नहीं होते। क्यों नहीं होते आर्टरीज के अंदर वेल्व? क्योंकि इतना ज़्यादा प्रेशर है। वो जो प्रेशर है ना, कौन सा प्रेशर? हार्ट का प्रेशर। वो इतना ज़्यादा है कि वो ब्लड को पीछे वापस आने देगा ही नहीं। वो उसको आगे आगे फेंकता जाएगा, वो उसको आगे आगे फेंकता जाएगा। तो बेटा ये हो गया आर्टरी और ये हो गई वेन। अब आप इन दोनों को देख लो। कोई सवाल है मुझे बताओ।